नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रमाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको हैं, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आपके लिए यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले 1 से 7 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप सभी अवश्य देख लेंगे। जो नहीं देखे होंगे यहाँ पर जब भी वो जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, उनको सारा कुछ मिल जाएगा, और जो पहले से जुड़े हुए उनको मिला हुआ है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, सीडीपी चाहे 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक के, कोई भी संकाय के हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और सीडीपी का कुछ चैप्टर ऐसा है जो हर किसी के एग्जाम में आता है, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको ऐसा 5 से 8 प्रश्न रहेगा जो उसी समय आपको आपके दिमागी डिस्कस करवाता है, समझ गए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको उसी समय प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, जैसे रीजनिंग का प्रश्न होता है। बाकी प्रश्न जो जो चैप्टर आपको हमने यहाँ पर बनाया है, वहाँ हर एक चैप्टर से एक प्रश्न आपका रहेगा, यानी 16 प्रश्न लगभग यहाँ के नोट्स से आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है 5 से 6 प्रश्न कुछ अल्टर होते हैं, सभी को बता दे रहा हूँ मैं, ये अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा, ठीक है। सीडीपी में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न तो किताब तो ग्रंथ आपके पास पड़ा हुआ है, जितना पढ़िएगा उतने कंफ्यूज होइएगा। बस उतना ही चीज़ को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ रहा है, और हम जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स, वो आपके एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों का निचोड़ बनाया गया है, जो कि अब तक के एग्जाम के सभी राज्यों में पूछा गया है, साथ साथ झारखंड में जो अभी तक एग्जाम में सीडीपी के अंतर्गत आ रहा है, उसी चैप्टर को इंक्लूड किए हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स के रूप में बनाया है। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो वृद्धि और विकास पाठ है, वृद्धि और विकास, देखिए वही पाठ है ना। वृद्धि और विकास से कभी भी आपको कभी भी 2 प्रश्न या 3 प्रश्न रहता है, एकदम गांठ मान लीजिए, ये चैप्टर आपको देख लेना है।
वृद्धि और विकास से अभी जो जैक आकलन परीक्षा लिया था द्वितीय, उसमें भी दिया था और वही हूबहू प्रश्न था जो आपको हम यहाँ पर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि विकास पाठ को आप सभी को पढ़ लीजिएगा, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आपको लगेगा तो और डिटेल्स भी देख लीजिएगा। इस पाठ से 2 या 3 प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो देखिए मानव का जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में होती है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। पहला क्या कहते हैं, शैशवावस्था, बच्चा के जन्म तक। उसके बाद बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था, और एक होता है पौढ़ावस्था जिसको हम लोग कहते हैं। ये 4 अवस्था का जानकारी रख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा शैशवावस्था, यहाँ पर देखिए 0 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12, 6 का पहाड़ा याद रख लीजिएगा, 6 से 12, अब 12 से 18 और 18 से ऊपर, यही चिन्ह है। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 6 वाला शैशवावस्था, 6 से 12 वाला बाल्यावस्था, 12 से 18 वाला किशोरावस्था और 18 से ऊपर को पौढ़ावस्था कहते हैं। ये चारों अवस्था को दिमाग में बना लीजिए। ठीक है, मैंने 6 जोड़ना है, 0 में 6 जोड़े तो 6, फिर 6 में जोड़ेंगे तो 6 से 12, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 से 18, फिर 18 से ऊपर, 18 से ऊपर, ये पौढ़ावस्था में आता है। क्लियर। अब देखिएगा, तो आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। तो किशोरावस्था 1 से 5 वर्ष, तो इसको किस में डालिएगा, शैशवावस्था में डालिएगा। 6 से 8 वर्ष, ये आपको अगर 6 से ऊपर चला गया और 12 से नीचे है तो ये आपको बाल्यावस्था है। उसके बाद 12 से 18 तो ये किशोरावस्था है और ये पौढ़ावस्था है। क्लियर, तो 12 से 18 राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग ना। देखिए बच्चों को 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला, कितने वर्ष तक की आयु को पौढ़ावस्था कहा जाता है, कितने वर्ष तक की आयु को पौढ़ावस्था कहा जाता है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि 0 से 6 तक, तो देखिए 0 से 6 के अंदर है कि नहीं है, तो ये शैशवावस्था में जाएगा, ये शैशवावस्था। अब कोई कहेगा कि सर आप 2 से 5 वाला को शैशवावस्था काहे कह रहे हैं। अरे भाई जी, तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 6 तक वाला, अब इसमें 1 से 5 भी दे देगा तो आपको शैशव में डालना है। अगर 2 से 4 देगा तो शैशव के अंदर ना आ रहा है, 0 से 6 के अंदर ही तो आ रहा है ना, तो इसको शैशवा में डालिएगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न तो आप जानते ही हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है कि आप जानते हैं, उसको भी भुलाइए। तो ये 2 से 5 दिया है तो ये शैशवा में गया ना, क्योंकि 0 से 6 के बीच, तो 0 से 6 के बीच, तो 2 से 5, 0 से 6 के बीच में है कि नहीं है ना, तो शैशवावस्था। 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था और 18 वर्ष से ऊपर पौढ़ावस्था, यही तो हम बताए थे पौढ़ावस्था। तो यहाँ प्रश्न पूछा कितने वर्ष की आयु को पौढ़ावस्था कहा जाता है, तो 18 वर्ष से ऊपर, तो 18 वर्ष से ऊपर वाला का हो गया। ठीक है, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से छपेगा। अगला है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है, प्रश्न ये छपाया हुआ है, आया हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौढ़ावस्था। ठीक है, तो सीखने का आदर्श काल जो होता है वो आपको शैशवावस्था को माना जाता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, देखिए कल्पना जगत में विचरण होता है किस काल में, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, ये कुछ कर गुजरने की अवस्था होता है, कुछ कर गुजरने की अवस्था होता है। इसमें बच्चे लोग बहुत बेचैन रहते हैं और चाहे वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और वे अन्य लोगों को देख करके वे रात में भी कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। अब वो कल्पना जगत का विचरण क्या हो सकता है, तो वो जिस और उन्मुख हो रहे हो, मतलब जिस और उनको जागने की प्रवृत्ति हो रही है। अगर कोई चोर बनना चाह रहा होगा, अगर कोई चोर बनने की प्रवृत्ति आ गया तो रात दिन चोर बनने का ही सपना देख रहा होगा। ठीक है, और वो कल्पना जगत में चोर बनने का भी सपना विचरण कर रहा होगा। अगर किसी ने डॉक्टर का सपना देख लिया है तो वह बच्चा उस अवस्था में यहाँ पर डॉक्टर का ही रात दिन कभी कभी सपना में भी देख रहा होगा, यानी डॉक्टर जगत में विचरण कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर किसी ने
पुलिस प्रशासनिक सेवा में जाने का यदि सोच रख लिया है तो वह उस समय खूब ज़्यादा कल्पना जगत में विचरण, सब लोगों से इसी तरह की बातें करते रहेगा। हो सके तो रात में कल्पना में स्वप्न भी देखता है लोग, ठीक है। तो जो जिस जगत में जाना चाहता है, कल्पना जगत उसी को कहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। तो ये ऐसी अवस्था ही है कि जिस ओर बच्चा उन्मुख हो जाएगा उस ओर वह कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति होती है और उसी में वह विचरण करते रहता है, रात दिन सुबह शाम उसी के आगे चलते रहता है। सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में उसकी बातें होते रहती है, ठीक है। तो यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा को सुधारने की आवश्यकता है और कल्पना जगत में विचरण होता है। वो अवस्था है आपका किशोरावस्था, सबसे ज़्यादा भयंकर अवस्था होता है यह, ठीक है। अगला देखिएगा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए अब आप इसमें कह सकते हैं कि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, लेकिन देखिए यहाँ पर जो बोर्ड है उसके द्वारा जो ऑथेंटिक आंसर निकल के आया है ना, वो देखिए आपका 5 वर्ष है। वो आपका क्या है, यहाँ पर 5 वर्ष मिला है, इसीलिए हम आपको 5 वर्ष बता रहे हैं। तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। एक बच्चा है जो एम को डब्लू पढ़ रहा है, या किस विकार से प्रभावित है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, ये चैप्टर जो है अधिगम विकार का है। ये चैप्टर किस तरह से प्रश्न है? अधिगम विकार। और आपको बता देते हैं, अधिगम विकार ऐसा चैप्टर है ना कि यहाँ से प्रश्न आपको छोड़ के जीबे नहीं करेगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको छपेगा तो छपेगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा, एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। और आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए अधिगम विकार का एक अलग पीडीएफ बना हुआ है जो कि स्पेशल अधिगम विकार का है। जो जुड़े हैं उनको मिल गया है, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए सभी चैप्टर से हम यहाँ पर प्रश्न को लेकर के आते हैं और डेली आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। अधिगम विकार पाठ को पढ़ के जाइएगा, हो सके तो अपने से भी और ज़्यादा देख लीजिएगा। यहाँ से एक नहीं तो 2 प्रश्न मिलेगा, एक नहीं तो 2 प्रश्न मिलेगा, ठीक है। देखिए तो एक बच्चा क्या है, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है। देखिए उसको पठन विकार तो हो रहा है, पठन विकार पढ़ने का विकार है, एम उसको डब्लू जैसा लगता है, पठन विकार है। और ये पठन विकार किस रोग से जुड़ा हुआ है? तो ये पठन विकार जुड़ा हुआ है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने वाला जो विकार है वो डिसलेक्सिया। क्यों? तो देखिए एक बच्चा है जो लक्ष्य है उसको पढ़ रहा है लुक्स, उसको क्या पढ़ रहा है? लुक्स। ये पढ़ने की प्रवृत्ति है ना, गलत हो रहा है, पढ़ने में प्रवृत्ति गलत हो रहा है। तो जिससे पढ़ने वाला जो विकार होगा वो पठन विकार होगा, और पठन विकार वाले रोग का नाम है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो वही बना है, याद रखिएगा कि बच्चा लक्ष्य था, लुक्स पढ़ रहा था और उसी से लैक्सिया बना है, उसी से लैक्सिया बना है। मतलब लक्ष्य वाली बात दिमाग में आनी चाहिए। लक्ष्य साबुन प्रचार करते हुए देखते हैं ना, कौन प्रचार करते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके, लक्ष्य साबुन का प्रचार कौन करता है, ठीक है। तो लक्ष्य है लेकिन बच्चा पढ़ रहा था लुक्स, तो ये पढ़ने वाले बीमारी आएगा। तो बस लिख दीजिएगा लैक्सिया, लैक्सिया में डिसलेक्सिया आ जाए चाहे एलेक्सिया आ जाए, कोई भी लैक्सिया आ जाए, सब उसी में जाएगा, पठन विकार में लैक्सिया वाला। देखिए और कहीं लैक्सिया है, ये अफेजिया है, ये कैलकुलिया है, ये फैजिया है ना, तो वो एक ही आएगा। तो डिसलेक्सिया आ जाए, एलेक्सिया आ जाए, लैक्सिया वाला जितना आ जाएगा वो पठन विकार है। क्लियर हो गया होगा? चलिए ठीक है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है। यह किस विकार से संबंधित है? ठीक है, एकदम अधिगम विकार को छोड़ना नहीं है। समझ गए हमारी बात को? अधिगम विकार को छोड़ना नहीं है। यहाँ से 2 प्रश्न आएगा। एक प्रश्न तो 100% मैंने फिक्स कर लो आप सभी कोई, लेकिन 2 विकार आएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 + 2 ये क्या चीज़ हो रहा है? ये गणितीय काम हो रहा है। गणितीय काम, गणितीय काम में एक कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेशन। 2 × 8 = 15 ये गणितीय काम है, ये भी कैलकुलेशन गलती कर रहा है। ठीक है, तो देखिए गणितीय विकार, गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन का काम होता है, जोड़ घटाव का काम होता है। तो कैलकुलेशन वाला जितना गलती करेगा बच्चा, कैलकुलेशन वाला 2 + 2 4 न कह के 5 कर रहा, यहाँ गलती हो गया। 2 × 8 15 न कह, 2 × 8 = 15, 16 होना चाहिए था, 15 कह रहा है। तो गणितीय विकार है, ये गणित का उसको विकार है। तो गणित में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, कैलकुलिया। कैलकुलेशन माने कैलकुलिया। ठीक है, क्या होगा इसमें? कैलकुलिया होगा। कैलकुलेशन का मतलब
कैलकुलिया होगा। क्लियर हो गया ना? इसलिए वो कैलकुलिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया, एस कैलकुलिया, कोई भी कैलकुलिया आएगा, कैलकुलेशन वाला चीज, माने गणित वाला काम वाला चीज, तो कैलकुलिया एकदम याद रखिएगा कि भैया कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, उसको कैलकुलिया में डाल दो तो डिसकैलकुलिया में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ना? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और जुड़ करके तैयारी कीजिए। और जो शिक्षक बंधु अभी तक नहीं जुड़े, आप जुड़ जाएगा। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट हमने किया था यहाँ पे आप सभी से, जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, ये न्यू कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो शिक्षक 2024 में एडमिशन लिए हैं, लेकिन देखिए 2025 आ गया है, सत्र चेंज हो गया है, तो आप सभी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से शिक्षक अभी इग्नोर कर दिए हैं, नहीं पेमेंट किए हैं, लेकिन आपसे हमारी टीम एक आग्रह कर रही है कि आप जो भी शिक्षक है 100 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अवश्य भेज दीजिए। 100 रुपये की राशि वार्षिक प्रीमियम ली जा रही है, जिससे कि आप यहाँ पर आगे का सारा कार्यक्रम 2025 का देख सके, जुड़ सके, तैयारी कर सके, बातचीत कर सके, सारी सुविधाएं, इस फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी 100 रुपये में ही। तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो 500 रुपये में यहाँ पर न्यू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 ये देखिए गणितीय संबंधी विकार है, अभी इसको हमने देखा था। गणित से संबंधित प्रश्न है, तो गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन आप याद रखिए, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रखिएगा, कैलकुलेशन से कैलकुलिया। तो गणितीय संबंधी विकार के लिए कैलकुलिया आएगा। कैलकुलिया देखिए यहाँ पर है, और विकार इसलिए डिस विकार होता है, तो डिसकैलकुलिया हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितना है? देखिए बहुत गलत बात है, बच्चा हो गया है 10 वर्ष का। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष है। 10 वर्ष का बच्चा है, मतलब बच्चा का वास्तविक आयु 10 वर्ष है। बच्चा का वास्तविक आयु जो अभी बच्चा है वो कितने साल का है? 10 वर्ष का है। लेकिन उसका दिमाग, उसका मानसिक, उसका विकास कितना हुआ? 7 वर्ष का। तो मानसिक आयु जो है उसका कितना है? मानसिक आयु वो देखिए आपका 7 वर्ष का है, ठीक है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? एक बात तो याद रख लीजिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, बुद्धि लब्धि आपको छोड़ने वाला नहीं है। देखिए हम इतना ही बस 17-18 टॉपिक आपको इसमें देंगे और 17-18 प्रश्न भिड़ा भी देते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए बुद्धि लब्धि अगर हमारे पास से तो देख ही लीजिएगा, जितना आया वो बना दिए है सभी राज्यों का, लेकिन आप अपने से भी चाहते तो और डिटेल्स इस पार्ट को कर लीजिएगा, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि जब भी निकालना हो तो होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू CA, ठीक है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अब देखिए तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का? 7 वर्ष का है। वास्तविक आयु बच्चा कितना है? 10 साल का है, और इंटू 100 होता है, ठीक है। 10 दहियम 100 हो गया, और 7 दहियम 70 हो गया। ये क्या है? तो ये बच्चा मूर्ख बुद्धि का है। ये बच्चा कैसा है? मूर्ख बुद्धि का है। क्लियर? बच्चा मूर्ख बुद्धि का है, ये बात इसमें क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ बुद्धि लब्धि इसका 70 आएगा, और 70 है तो बच्चा मूर्ख बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है, ठीक है। बाकी देखिए जो शिक्षक चाहते हैं उनको बनाया हुआ यहाँ पर है। वास्तविक आयु देखिए 10 वर्ष का है, मानसिक आयु 7 वर्ष का है, बुद्धि लब्धि जिसको IQ हम लोग कहते हैं, देखिए IQ मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु है देखिए 7, वास्तविक आयु है 10, 100 10 से कटा 70, ये बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पर बना के बताइएगा हमको, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस प्रकार का है? ठीक है, बच्चा 10 साल का है, वास्तविक आयु 10 है, इसका बच्चा वास्तविक आयु 10 साल का है, और वास्तविक आयु 10 साल का है, और मानसिक आयु भी 10 वर्ष के बराबर है, यानी जितना साल का है उतना ही उसका आयु भी है, मानसिक आयु भी 10 वर्ष का है। तो क्या होगा, अब यहाँ बुद्धि लब्धि निकालना है, IQ जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु भी 10, वास्तविक आयु भी 10 इंटू 100, 10 से 10 कट गया, बचा 100, यानी 100 है। बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना है? 100 है, देखिए 100 इसमें आया है ना, 100। और 100 वाला बच्चा का बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य बच्चा कहते हैं। तो वह सामान्य बच्चा है, ठीक है, वह सामान्य बच्चा है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, कोहलवर्ग द्वारा, एरिस्टन द्वारा, स्कैलर द्वारा, पियाजे द्वारा, ठीक है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है पियाजे द्वारा किया गया। जैसी 4 विशिष्ट अवस्था कहेगा पियाजे, देख लीजिएगा, पियाजे से एक प्रश्न आपका हर बार हर एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंध, निरंतरता से संबंध, एकीकरण का संबंध, कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अभी द्वितीय आकलन परीक्षा आपका हुआ है, द्वितीय आकलन परीक्षा, ये नोट्स मेरा कब का बना हुआ है? तो बहुत पहले हम आपको दिए हुए थे।
इसमें आया था यही प्रश्न, सेम टू सेम आपका आया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब निरंतर चलने वाली जो चीज़ होगी वो निरंतरता का सिद्धांत में जाएगा। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो कभी नहीं समाप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि वो निरंतर चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। तो जो निरंतर चलते रहेगा उसको निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। तो ये निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न अबर भी आया हुआ था, आप देख लीजिएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर प्राइमरी टीचर हैं तो आपके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए वो पूछ रहा है, ठीक है। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों को ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में प्रयोग, ठीक है। तो एक प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उनको सबसे अधिक धैर्य और दृढ़ता रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत अधिक बदमाशी कर रहे हो। तो एक चीज़ आप देखिएगा, जितना 6, 7, 8 का बच्चा नहीं करता है उतना बच्चा क्लास, अगर आप धैर्य और दृढ़ नहीं रहिएगा तो आप बच्चा क्लास को नहीं पढ़ाइएगा, किसी को मार के आप बेहोश भी कर दीजिएगा। अब बहुत लोगों ने ऐसा कर दिया है, शिक्षक लोग कर देते हैं। इसीलिए प्राथमिक स्तर के शिक्षक में सबसे अधिक एक धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना पड़ता है, तो बहुत अधिक बदमाश होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसा होते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, दुनिया का हर एक इंसान, हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कोई कलम का काम ज़्यादा करेगा, तो कोई वैमानिक काम ज़्यादा करेगा, तो कोई सामाजिक काम ज़्यादा करेगा, तो कोई सामान बेचने का काम ज़्यादा कर सकता है। तो हर बच्चा अपने आप में कुछ न कुछ विशिष्ट है, जिससे उसका दिनचर्या चलता है, ठीक है, या वो आगे समाज में बढ़ता है। तो वो हर बच्चा में अलग अलग क्वालिटी होती है, यानी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। जो आप काम कर सकते हैं वो आपके घर के अन्य सदस्य नहीं कर सकते, और जो अन्य सदस्य कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। मतलब विशिष्टता अलग अलग सभी में होती है, ठीक है। चलिए देखिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, ठीक है। तो बच्चों का मूल्यांकन देखिए अभी सतत और व्यापक हो रहा है, मतलब हर क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, जिसको हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, जिसको हम लोग CCE पैटर्न भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना, ठीक है। आप देखिए शिक्षकगण है, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं या शिक्षकगण है भी इसमें बहुत से। आप ही बताइए कि कक्षा में विद्यार्थी को रुचि बनाए रखने के लिए, जो कि आपकी ओर आकर्षित रहे और कक्षा में शांति बनाए हुए रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें बच्चा बाएं दाएं करते रहता है, कभी नहीं शांत रहता है। चर्चा करने से इसमें भी शांत नहीं रहता है, कहानी कहने से इसमें भी शांत नहीं रहता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, आप कुछ कहानी पढ़ा दिए, अब उस बीच बीच में लड़का लोग से, बच्चे से आप जब प्रश्न पूछते हैं तो देखिएगा एकदम क्लास शांति हो जाता है कि कहीं मेरा तो पारी नहीं आ जाएगा, कहीं मेरा तब पारी नहीं आ जाएगा, पूछे देंगे शिक्षक जी। यहाँ पर देखिए क्लास में बहुत ज़्यादा शांति हो जाता है, होता है ना। तो ये प्रश्न पूछना जो है बहुत अच्छा है विद्यार्थी को रुचि बनाए रखने के लिए, समझ गए। तो राइट आंसर इसका को प्रश्न पूछना है कि नहीं, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बच्चों का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषिक विकास या शारीरिक विकास, ठीक है। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वह चिल्लाना या रोना ये शुरू करता है, ये उसका किस चीज़ का पहचान है। तो ये उसका भाषिक विकास है, भाषा का विकास, चिल्लाने रोने से उसके भाषा का विकास होने लगता है, तो भाषिक विकास में जाता है, याद रखिएगा, शारीरिक विकास नहीं, भाषिक विकास में जाता है, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, देखिए आप वंशानुगत कारक, पर्यावरण संबंधी कारक, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं कि आपके यहाँ अगर 4 शिक्षक हैं या आप लोग 4 भाई बहन हैं या 5 हैं, तो देखिएगा सबका परवरिश कुछ न कुछ अलग अलग होता है, या उस समय का माहौल हर समय का अलग अलग होता है, ठीक है। तो व्यक्तिक विभिन्नता सभी में आती है, व्यक्तिक विभिन्नता सब में आती है। जैसे आप तो हैं और आपके चाचा के लड़के हैं, आप हैं और आपके भाई के बच्चे हैं, ये दोनों में अंतर होगा, क्योंकि उनका परवरिश कहीं और हुआ होगा, इनका परवरिश कहीं और हुआ होगा। तो ये कौन सा होता है, तो ये देखिए होता है वंशानुगत कारक। कौन सा होता है, एक तो वंशानुगत, कुछ वंशावली से मिलता है, जो आपके पिता में हो, चाहे दादा में हो, चाहे माता में हो,
या नाना में हो, नानी में हो। एक तो ये कारक होता है, और एक होता है वो बच्चा जहाँ रह रहा होता है वहाँ का माहौल पर निर्भर करता है। तो वंशानुगत और पर्यावरण, ये दोनों इसके लिए फैक्टर रखता है व्यक्ति विभिन्नता का, क्योंकि सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है, तो वो वंशानुगत और पर्यावरण संबंधी कारण इसका महत्वपूर्ण माना जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक है, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। इसका नाम याद कर लीजिएगा। अबर बार भी जो एग्जाम अभी जैक ने लिया था, द्वितीय आकलन परीक्षा, उसमें भी यहाँ से पियाजे से प्रश्न था। ठीक है, चारों अवस्थाओं में नाम पूछा गया था, नाम आपको लोग को याद होगा तो ठीक है। पहला अवस्था देखिए होता है संवेदीगामिक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक को माना जाता है। दूसरा अवस्था होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। तीसरा अवस्था होता है मूर्त संक्रांतिमाक अवस्था, जो 7 से 11 होता है। और अमूर्त होता है औपचारिक संक्रामक अवस्था, जो होता है 11 से ऊपर। ठीक है, तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, याद रखिएगा। ये तीनों अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? तो यही जो है आपको मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है। ठीक है, पियाजे की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आप देखें 0 से 2 वर्ष, ये क्या था? संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, ये प्रथम अवस्था माना जाता है। तो इसमें संवेदीगामक कहाँ है? डी में है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चारों अवस्था को क्रम से याद कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आता है तो आता है। क्लियर? तो आप सभी डेली यहाँ पर जेटेट की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको देखिए ओनली फॉर हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, प्रश्न बहुत कम देते हैं और भिड़ाते बहुत ज़्यादा हैं। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, जो नहीं कर रहे हैं ना वो धोखा एक दिन खाइएगा। और उसके बाद कहिए कि इसमें ये चीज़ आया था। पर भी बहुत से आकलन परीक्षा में लोगों ने धोखा खाया, जो कि बहुत जगह से जाकर पढ़े, अभी बहुत लोग हमारे पास जुड़ भी गए हैं। तो वो धोखा दोबारा नहीं हो, क्योंकि जेटेट 8 वर्ष बाद आने वाली है मेरे प्यार से बंधु। 1-2 साल बाद नहीं आएगा, 8 साल बाद, 10 साल बाद आएगा, फिर आप पछताते रह जाइएगा। इसलिए 500 रुपये में अभी भी एडमिशन करवा लीजिएगा। धन्यवाद।